हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं आपकी किरण शर्मा, आपकी विलेज वाली टीचर। तो कल हमने हावर्ड गार्डनर का बहुआयामी सिद्धांत कह लीजिए या मल्टी डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस कह लीजिए या बहुबुद्धि का सिद्धांत कह लीजिए, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। कल जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पीछे कल वाली जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ हम गार्डनर का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि मेजरमेंट बुद्धि को हम कैसे माप सकते हैं। कि गार्डनर की 3 बुद्धि को भी मापा जाता था, उनसे हम आईक्यू 3 प्रकार के, जो 3 बुद्धि थी, भाषाई बुद्धि थी, जो लॉजिकल गणितीय बुद्धि थी, तार्किक गणितीय बुद्धि थी और स्थानिक बुद्धि थी। गार्डनर की हम 3 बुद्धियों को, 3 इंटेलिजेंस को हम आईक्यू के माध्यम से माप सकते थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यहाँ डेली सुबह 8 बजे डेली सीटेट के लिए सीडीपी की क्लासेस चलती रहती है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक के बारे में जो सीटेट में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बात रह गई थी हमारी, एनसीईआरटी में ना गार्डनर के 8 प्रकार की इंटेलिजेंसी दे रखी है। हमने कल 9 प्रकार की पढ़ी थी। एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई लॉस नहीं होता, हमें कभी भी हमेशा ध्यान रखना। और सीटेट में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते कि बताइए गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धि दी है, 8 प्रकार की दी है, 9 प्रकार की दी है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो छोटे से छोटे बच्चे को भी आता होगा, मैं भी, जो सीटेट की तैयारी कर रहा है। लेकिन सीटेट में हमेशा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं होता। एनसीईआरटी में 8 लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, हमने कई स्टैंडर्ड बुक और भी अच्छी बुक है, उनमें 9 दिखाए गए हैं, लेकिन हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, उससे नुकसान कभी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो बुद्धि का मापन का सिलसिला है, जो बुद्धि की मेजरमेंट का सिलसिला है, वो कहाँ से शुरू होता है और आज हम किस लेवल पर आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं। और किसी भी बच्चे का हम ये पता कर सकते हैं कि कौन बच्चा एवरेज आईक्यू का है, कौन सुपीरियर है, कौन वेरी सुपीरियर्स है। और आगे आने वाली क्लासेस में इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में भी पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन है वो जो टॉपिक, जो चैप्टर 2 में रहने वाली है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सीटेट में अलग से इनका टॉपिक दे रखा है। तो मेजरमेंट, बुद्धि का जो मेजरमेंट है, गाल्टन ने पहला प्रयास किया था। ये वही गाल्टन है, फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता का संपर्क दिया, यानी कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्या किया, जब ये बुद्धि को माप रहे थे तो इन्होंने सिर्फ क्या किया, शारीरिक गठन के आधार पर और सिर के आकार के आधार पर ही बुद्धि को मापने की कोशिश की। यानी बच्चे का सिर कैसा है उसके हिसाब से बुद्धि को देखा और बच्चे का शारीरिक जो फिटनेस है वो कैसी है उसके हिसाब से बुद्धि को मापने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। इन्होंने एक सिर्फ छोटा सा प्रयास किया था। तो चलिए कि देखते हैं कि बुद्धि को कैसे हम माप सकते हैं, लेकिन ये सफल नहीं हुए। आंशिक प्रयास किया, सफल नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इन्होंने व्यक्तित्व को देखा, पर्सनैलिटी को देखा, व्यक्तिगत विभिन्नता को देखा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखा। वो सिर के आधार पर और बॉडी के आधार पर देखा, ना कि बुद्धि को देखा। इस कारण ये फेल हो गए बुद्धि के मेजरमेंट में। और इन्होंने कब बुद्धि को मापने की शुरुआत की थी? 1884 में इन्होंने शुरुआत की थी। यहाँ लिखा भी हुआ है, आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें ताकि रिकैप करने में हमें आसानी हो। फिर आंशिक प्रयास किया, सफल नहीं हुए। उसके बाद क्या आता है, 1905 में अल्फ्रेड बीने आते हैं। अल्फ्रेड बीने ने जो पहला सफल बुद्धि परीक्षण है वो किया, कब किया? 1905 में किया। और ये जो बीने थे, इनको काम सौंपा गया था, फ्रांस की सरकार थी और फ्रांस की सरकार ने अल्फ्रेड बीने को बोला कि आप कोई ऐसा टेस्ट बनाए जिससे बच्चे की हम आईक्यू जांच कर सके कि बच्चा एवरेज बुद्धि वाला है या सुपीरियर है या डल बुद्धि वाला बच्चा है। तो फ्रांस सरकार के कहने पर अल्फ्रेड बीने ने पहला बुद्धि का सफल परीक्षण बनाया जो 1905 में बनकर तैयार हुआ। इसमें 30 क्वेश्चन लिखे इसने,
ठीक है, और साइमन की सहायता ली, साइमन की सहायता से पहला बुद्धि परीक्षण बनाया, और फ्रांस से थे तो फ्रेंच भाषा में बनाया इन्होंने। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सबसे पहला बुद्धि का परीक्षण बना था वो कौन सी लैंग्वेज में बना था। ये तो हमें पता है कि बीने ने बनाया था, लेकिन कौन सी भाषा में, फ्रेंच भाषा में बना था, याद रखेंगे। 30 क्वेश्चन थे, याद रखेंगे, ठीक है। और वो 30 क्वेश्चन उनकी जो कल्चर है, उनकी जो फ्रांस सरकार की जो फ्रांस की जो कंडीशन है, उनके कल्चर, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से बनाए गए थे, जो 13 से 15 साल के बच्चे के लिए बनाए गए थे, ठीक है। मानसिक परीक्षण का फिर क्या हुआ, आंशिक परीक्षण हुआ। फिर 1890 में केटल ने प्रथम बार मानसिक परीक्षण, ठीक है, कि मेंटल को हम कैसे जान सकते हैं। जैसे बॉडी का तो हम कितनी 5 फीट हाइट है, इतना लंबाई चौड़ाई बॉडी की तो माप सकते हैं हम, लेकिन जो मानसिक है उसे हम कैसे मापेंगे। केटल ने भी एक प्रयास किया था, और फिर उस प्रयास के बाद उसको नाम दिया था मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। कौन सी बुक में, याद रखेंगे, मानसिक परीक्षण और मापन, ठीक है। केटल ने ये बुक लिखी और उसमें एक मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया कि शारीरिक गठन को तो हम माप सकते हैं, लेकिन मेंटल एबिलिटी है उसको हम कैसे मापे। इन्होंने भी प्रयास किया और बुक लिखी मानसिक परीक्षण और मापन। फिर 1905 में बीने ने पहला सफल परीक्षण बनाया, साइमन की सहायता ली। 30 क्वेश्चन थे, फ्रेंच भाषा में बनाया गया था, और 3 से 15 साल के बच्चों के लिए ये बनाया गया था। फिर क्या हुआ, फिर ये जो परीक्षण था ये एक बार में एक ही बच्चे का परीक्षण हो सकता था, और कुछ इसमें प्रश्न लिखित थे और कुछ मौखिक थे। याद रखना ये दोनों तरीके के था, ठीक है। आजकल दोनों प्रकार के IQ मेजरमेंट होते हैं, सामूहिक भी होते हैं और व्यक्तिगत भी होते हैं, लेकिन शुरुआत में जब बीने ने जो परीक्षण बनाया ये व्यक्तिगत था। एक बार में एक ही बच्चे की यहाँ IQ जाँच हो सकती थी, जो लिखित और शाब्दिक दोनों प्रकार से थे, याद रखना। फिर 1908 में इन्होंने जो कमियां रह गई थी, पहली बार में कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता, जो इनकी जो कमियां रह गई थी, फिर 3 साल बाद इन्होंने फिर से चेंज किया। क्या चेंज किया, फिर जो मानसिक परीक्षण शब्द ट्रेंडिंग में चल रहा था उसे बीने ने मानसिक आयु नाम दे दिया और उसका फर्स्ट प्रयोग किया। और फिर क्या हुआ, 1908 के बाद मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया, और ये प्रोसेस यहीं रुक गई। जब 1911 में जब बीने की मृत्यु हो गई तो वो चीज़ें बस यहाँ तक ही, मानसिक शब्द तो हमारे पास आ गया, मानसिक आयु, लेकिन बीने की मृत्यु के बाद जो हम इंटेलिजेंस का मेजरमेंट था वो यहीं रुक गया। फिर देखिए फिर कौन आता है, फिर गोडार्ड नामक मनोवैज्ञानिक आए कि जो बीने की मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच भाषा में जो मेजरमेंट लिखा गया था, जो IQ का मेजरमेंट लिखा गया था, उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और 59 क्वेश्चन ऐसे बनाए जो अमेरिका की कल्चर और वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से बच्चा उनके आंसर आसानी से दे सकता था। क्योंकि अगर फ्रांस वाले कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते, उनमें चेंज नहीं किया जाता, तो वहाँ इम्पॉसिबल था कि बच्चा उसकी कल्चर के बारे में नहीं जानता। फ्रांस के कल्चर के बारे में अगर अमेरिका के बच्चे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बच्चा कैसे जवाब दे सकता है। तो यहाँ गोडार्ड ने 30 जो क्वेश्चन थे उनकी जगह 59 बनाए और फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और अमेरिका के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है, मानसिक आयु ये हुई, पर्सन संख्या बढ़ाकर 59 कर दी थी। किसने किया था? गोडार्ड ने किया था। फिर क्या आया? ठीक है, मानसिक आयु हमारे पास आ चुकी थी। तो मानसिक आयु, फिर मानसिक आयु शब्द आया तो साइकोलॉजिस्ट के मन में ये सवाल आया कि मानसिक आयु शब्द तो है हमारे पास, लेकिन इसे हम मापेंगे कैसे, कि क्या कैसे पता चलेगा कि किसी बच्चे की जो मानसिक आयु है वो कैसे हम मापेंगे कि क्या हो सकती है। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक 10 साल का बच्चा लिया गया और 10 साल के बच्चे को ना जो सेम एज का 10 साल के क्वेश्चन पूछे गए, अगर वो बच्चा 10 साल के एज के क्वेश्चन कर पाया, फिर उसे 11 साल के दिए गए और 11 साल का एज का कर पाया, फिर 12 साल के दिए गए, तो फिर जो 12 साल के पर्सन तक ही बच्चा, 10 साल का बच्चा अगर 12 साल के बच्चे के पर्सन सोल्व कर पाता है तो वहाँ हमने माना कि यस, हाँ, इस बच्चे का जो मानसिक आयु है वो 12 है, लेकिन जो रियल एज है बच्चे की, ठीक है, वो 10 है। फिर उसके हिसाब से वो IQ निकालने लगे। ठीक है, और
अगर इसी तरह अगर 10 साल का बच्चा था, उसे 9 साल, वो 10 साल के बच्चे का अगर क्वेश्चन नहीं कर पाया तो उसे 9 साल के बच्चे का दिया गया, फिर 8 साल के बच्चे का दिया गया, इसी तरह और हम कम करते जाते हैं, क्योंकि बच्चा वो अपने सेम लेवल की वो चीज़ें नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर अपनी एज के इक्वल कर पाया, 10 साल का बच्चा सिर्फ उसने 10 साल के ही सवाल को हल किया तो मतलब उसकी जो IQ है वो नॉर्मल है, अगर कम किया तो मंदबुद्धि बालक है, अगर ज़्यादा किया तो वो कहीं ना कहीं वेरी सुपीरियर है, प्रतिभाशाली बालक है। तो इस तरह से IQ का मापन शुरू हो गया। ठीक है, तो ये थी हिस्ट्री। फिर आते हैं स्टर्न और कुलेमान, 2 साइकोलॉजिस्ट आते हैं, इनकी एंट्री होती है। बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट दिया इन्होंने, बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट दिया। ठीक है, IQ का फॉर्मूला दिया और IQ शब्द का पहला प्रयोग यही किया गया। ठीक है, इंटेलिजेंसी का प्रयोग यही किया गया। यहाँ तक तो सिर्फ मानसिक परीक्षण चलता था, मानसिक IQ चलता था, लेकिन जैसे ही स्टर्न और कुलेमान आए, कब आए, 1912 में आए। ठीक है, और इन्होंने बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट दिया, IQ का फॉर्मूला दिया और IQ शब्द का पहला प्रयोग सबसे पहले यही किया गया। फिर स्टर्न ने जो सबसे पहला फॉर्मूला दिया था, IQ इक्वल MA इंटू CA दिया, यानी मेंटल एज बाय जो रियल एज है बच्चे की CA। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया 1912 में स्टर्न ने। लेकिन फिर क्या है, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, इससे मेजरमेंट बुद्धि का अच्छा नहीं हुआ। फिर 1916 में टर्मन साइकोलॉजिस्ट आते हैं, इन्होंने IQ के फॉर्मूले में चेंज किया, MA सेम फॉर्मूला रख के मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। ठीक है, फिर टर्मन ने अमेरिकी बालकों पर परीक्षण किया, वहाँ देश की संस्कृति व परिस्थितियों के अनुसार उन जो क्वेश्चन थे उनको बदला कि इस देश में कैसी संस्कृति है, कौन सी कंडीशन है, उनके हिसाब से क्वेश्चनों को बदला और ये IQ का फॉर्मूला फिट करके बच्चों के IQ की जांच की गई। ठीक है, और इन्होंने टर्मन ने बीने का जो परीक्षण था उसमें बदलाव किया। ठीक है, टर्मन ने 2 चीज़ें की, एक तो जो बीने का परीक्षण था उसमें बदलाव किया और फिर दूसरा क्या था कि जो स्टर्न का जो फॉर्मूला था उसमें मल्टीप्लाई में 100 करके उस फॉर्मूले को चेंज किया। और आज हम टर्मन वाला फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं जब बच्चे की इंटेलिजेंसी जो IQ निकाल बुद्धि लब्धि हम ज्ञात करते हैं तो बच्चे की, तो ये टर्मन वाला तो इन चीज़ों की जानकारी लेने के बाद हम पढ़ते हैं कि जो टर्मन ने जो चेंज किया, जो बीने के परीक्षण में टर्मन ने चेंज किए, स्टर्न के जो परीक्षण जो IQ का फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने 1912 में, उनको चेंज करके फिर बाद में क्या हुआ कि फिर बाद में जो IQ टेस्ट किए जाने लगे उनका नाम टर्मन बुद्धि परीक्षण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, याद रखेंगे, टर्मन बुद्धि परीक्षण। फिर उसके बाद अलग अलग परीक्षण की, जैसे बाढ़ सी आ गई, फिर दूसरा हुआ स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। क्यों बीने का नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि शुरुआत बीने ने ही की थी और बीने ही बेस है कहीं ना कहीं बुद्धि की मेजरमेंट को। फिर टर्मन बुद्धि परीक्षण के बाद स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण आया। फिर दोबारा से 1937 में टर्मन ने मोरिल की सहायता से परीक्षण में पुनः संशोधन किया और उसे क्या नाम दिया, द बीने 1937 ये नाम दिया। फिर 1960 में फिर से चेंज हुआ। फिर टर्मन व मोरिल ने फिर क्या हुआ, इन्हीं ने मिलके किया, टर्मन और मोरिल ने मिलके 1960 में फिर से चेंज किया। यहाँ क्वेश्चनों को चेंज किया, ठीक है, प्रश्नों को चेंज किया कि नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, थोड़ा दूसरा हट के दूसरे प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बच्चों से पूछे जाने लगे। फिर 1986 में फिर से चेंज किया। ठीक है, ये चेंज बुद्धि के मापन में हो रहा है, बुद्धि के परीक्षण में ही ये चेंज हो रहा है। फिर 2003 में नवीनतम संशोधन किया। ठीक है, 2020 में प्रस्तावित था पर नहीं हुआ, यानी 2020 में बुद्धि का जो परीक्षण होता है उसमें चेंज होना प्रस्तावित था, यानी होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ किसी कारणवश। आज जो हम बुद्धि का जो मेजरमेंट पढ़ते हैं वो जो 2003 वाला ही पढ़ते हैं, ये नवीनतम संशोधन है, इसके बाद कोई भी चेंज नहीं हुआ। 2020 में होना था लेकिन वो किसी कारणवश वो
वो चेंज नहीं हुआ बुद्धि परीक्षण में कि हाँ हम इस तरीके से भी बुद्धि को जांच कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि ये तो बात थी कि अलग अलग कंट्रीज़ की, फ्रांस से, फिर अमेरिका से, फिर भारत में किसने शुरुआत की थी जो बुद्धि परीक्षण है उसको, भारत के बच्चों का हम आईक्यू कैसे जांच सकते हैं। तो सबसे पहले 1922 में C.H. राइस नाम के इंसान ने पहला बुद्धि का परीक्षण बनाया, और कब, F.G. कॉलेज लाहौर में बनाया इन्होंने, और इन्होंने 35 कथन और 7 उपकथन रखे इस जो बुद्धि का परीक्षण बनाया गया। और ये जो परीक्षण बनाया C.H. राइस ने 1922 में F.G. कॉलेज लाहौर में बनाया गया, ये इसमें 35 कथन लगा लीजिए या क्वेश्चन लगा लीजिए, और 7 उपकथन पूछे गए बच्चों से। एज यहाँ नहीं दिखाई गई कि कितनी एज के बच्चों के लिए रखा गया था। और इन्होंने जो परीक्षण बनाया ये लाहौर में बनाया था, इसलिए वो उर्दू व पंजाबी भाषा दोनों भाषाओं में बनाया गया, और इसे क्या नाम दिया गया, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल नाम दिया गया। ठीक है, फिर 1930 में C.M. मोहसिन आते हैं, उन्होंने फिर इस उर्दू और पंजाबी वाले परीक्षण को फिर हिंदी में बनाया। ठीक है, और आज तक वर्तमान समय की बात करें तो इंडिया में 103 बुद्धि परीक्षण चलते हैं। ठीक है, 103 बुद्धि परीक्षण मान्य हैं, और ये सभी जो टेस्ट है ना ये व्यक्तिगत है, ये सामूहिक रूप से नहीं लिए जाते। यानी जो 103 बुद्धि परीक्षण है आज तक इंडिया में वैलिड है। कहने का मतलब ये है कि 103 तरीके आज हमारे पास ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम इंडियन जो बच्चे हैं उनके आईक्यू की जांच कर सकते हैं। तो ये जो जांच कर सकते हैं, एक संस्था होती है NLEPT। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म रहेगी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये न्यू दिल्ली में है। ये क्या काम करती है, ये जो जितने भी आईक्यू टेस्ट पर जो रिसर्च होती है इन्हें चेक करके इन्हें मान्यता देती है कि हाँ ये टेस्ट सही है, हम इस तरीके से हम किसी भी बच्चे का आईक्यू जांच सकते हैं। और इसका जो मेन हेडक्वार्टर होता है, मेन हेड है वो हमारा NCERT ही रहेगा। और ये क्या काम करता है, ये बुद्धि परीक्षणों को मान्यता देती है। याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। NLEPT नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये बुद्धि परीक्षणों को मान्यता देती है। तो ये थी हमारी जो बुद्धि का जो मेजरमेंट है उसकी हिस्ट्री, अलग कंट्री की भी और हमारी इंडिया की कंट्री की भी। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हैंड रिटन नोट्स बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।